नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं कृतिका। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक्सप्रेस 100 की और देखते खबरें तेज रफ्तार से। तमिलनाडु के दौरे के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तिरुचिरापल्ली स्थित गंगईकोंडा चोलपुरम मंदिर में आदि तिरुवथिरई महोत्सव के साथ महान चोल सम्राट राजेंद्र चोल प्रथम की जयंती के उत्सव में लेंगे भाग। इस कार्यक्रम में पीएम मोदी राजेंद्र चोल प्रथम की ऐतिहासिक समुद्री विजय यात्रा की सहस्राब्दी के अवसर पर स्मारक सिक्का भी करेंगे जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार करेंगे साझा। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 124वीं कड़ी होगी। दूरदर्शन और आकाशवाणी के सभी नेटवर्क, समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन मोबाइल ऐप पर कार्यक्रम का सीधा प्रसारण होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रविवार को गति शक्ति विश्वविद्यालय के तीसरे दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता विश्वविद्यालय के कुलाधिपति एवं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव करेंगे। मौसम विभाग ने पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान और गुजरात में बहुत तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। तो वहीं उत्तराखंड, पूर्वी मध्य प्रदेश, सौराष्ट्र, कच्छ, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, कर्नाटक, केरल, असम, मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश में बारिश का ऑरेंज अलर्ट। अगले 3 दिनों के दौरान मध्य भारत, पश्चिमी तट और उससे सटे घाट क्षेत्रों में मानसून की स्थिति सक्रिय रहने की संभावना। हिमाचल प्रदेश में भी 29 जुलाई तक 4 जिलों चंबा, कांगड़ा, मंडी और कुल्लू में के कुछ इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। दक्षिणी राज्य केरल में अगले 5 दिन तक बारिश जारी रहने की संभावना। आज 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं तेज हवाएं। तेज हवा और समुद्र में उथल पुथल के कारण 30 जुलाई तक केरल, कर्नाटक, लक्षद्वीप तटों पर मछली पकड़ने से मना किया गया है। ओडिशा सरकार ने शनिवार को बालासोर, भद्रक और जाजपुर के अधिकारियों को हाई अलर्ट पर रखा और निचले इलाकों से के लोगों को निकालने के लिए कहा, क्योंकि कई नदियां उफान पर हैं। भारत ने सोमालिया के लोगों के लिए मानवीय सहायता की एक और खेप भेजी है। इस खेप में 10 टन आवश्यक सामग्री शामिल है, जिसमें जीवन रक्षक दवाएं, सर्जिकल उपकरण, अस्पताल में उपयोग होने वाली आवश्यक वस्तुएं और बायोमेडिकल उपकरण शामिल हैं। ये सहायता भारत के अफ्रीकी देशों के प्रति प्रतिबद्धता और वसुधैव कुटुंबकम की भावना को दर्शाती है। भारत पहले भी संकट की घड़ी में सोमालिया की मदद करता रहा है। ये पहल दोनों देशों के बीच मजबूत होते द्विपक्षीय संबंधों और भारत की वैश्विक मानवता के प्रति भूमिका को भी दर्शाती है। आज का दिन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के देश के प्रति समर्पण भाव और योगदान को याद करने का दिन है। आज़ादी के कई बरस पहले 27 जुलाई 1939 को क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में पुलिस बल की स्थापना हुई थी, जिसे आज़ादी के बाद केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल नाम मिला। इस बार सीआरपीएफ अपना 87वां स्थापना दिवस का जश्न मना रहा है। सीआरपीएफ को राज्यों की सहायता के लिए कानून और व्यवस्था बनाए रखने, उग्रवाद विरोधी अभियान और नक्सल विरोधी अभियान जैसे विभिन्न महत्वपूर्ण काम सौंपे गए हैं। इसका विस्तृत अधिदेश राष्ट्र की आंतरिक सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित करना है। और इसके साथ ही इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर सोशल पोस्ट किया और लिखा कि इस बल ने हमारी सुरक्षा व्यवस्था में विशेष रूप से आंतरिक सुरक्षा से जुड़े चुनौतीपूर्ण पहलुओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सीआरपीएफ के जवानों ने कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी अपने कर्तव्य, साहस और दृढ़ प्रतिबद्धता से अपनी पहचान बनाई है। भारत हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपने साझेदारों के साथ एकजुटता के साथ खड़ा है। इसी क्रम में भारत ने फिजी और सोमालिया को सहायता खेप भेजी। भारत ने फिजी को कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए 5 मीट्रिक टन काले लोबिया के बीज भी भेजे हैं। बीजों की पहली खेप शनिवार को दिल्ली से फिजी के लिए रवाना हुई। इसके साथ ही सोमालिया को भी भारत ने मानवीय सहायता खेप भेजी। इस खेप में आवश्यक दवाएं, सर्जिकल वस्तुएं, अस्पताल की आवश्यक वस्तुएं और जैव चिकित्सा उपकरणों सहित कई महत्वपूर्ण चिकित्सा आपूर्तियां शामिल हैं। वरिष्ठ सांसद भर्तृहरि मेहताब, पीपी चौधरी, दिलीप सेकिया, सीएन अन्नादुरई, विद्युत वहरन महतो और रवि किशन सहित 17 सांसदों को साल 2025 के संसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार सांसदों को संसदीय लोकतंत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है।
संसद रत्न पुरस्कार की शुरुआत साल 2010 में हुई थी और ये पुरस्कार उन सांसदों को दिए जाते हैं जो पारदर्शिता, जवाबदेही और लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूती देने के लिए संसद में सक्रिय रहते हैं। प्राइम पॉइंट फाउंडेशन की ओर से दिए जाने वाले इस पुरस्कार के लिए सांसदों का चयन संसद में उपस्थिति, प्रश्न पूछने, बहस में भागीदारी और निजी विधेयकों की प्रस्तुति जैसे ठोस मापदंडों के आधार पर किया जाता है। एनडीए के नेतृत्व में है बिहार का पहला ड्राई पोर्ट यानी सूखा बंदरगाह बिहटा में खोला गया है। ये ड्राई पोर्ट बिहार के आर्थिक विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे राज्य के निर्यातकों को सुविधा होगी और राज्य के भीतर ही वस्तुओं का आयात निर्यात हो सकेगा। पूर्व राष्ट्रपति एवं मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आज 10वीं पुण्यतिथि। कलाम साहब आज भले ही हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी आवाज़ आज भी स्कूलों में, किताबों में, मिसाइल प्रोजेक्शन में और हर उस युवा के सपनों में गूंजती है जो कुछ बड़ा करना चाहता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को याद किया। उन्होंने लिखा कि राष्ट्र के प्रति उनका समर्पण अनुकरणीय था। उनके विचार भारत के युवाओं को एक विकसित और सशक्त भारत के निर्माण में योगदान देने के लिए प्रेरित करते हैं। आज हरियाली तीज देश भर में मनाई जा रही है। हिंदू संस्कृति में तीज का पर्व विशेष महत्व रखता है, खासकर विवाहित महिलाओं के लिए। ये पर्व सुहाग, प्रेम और समर्पण का प्रतीक माना जाता है। इस दिन महिलाएं पारंपरिक हरे वस्त्र पहनती हैं, सोलह श्रृंगार करती हैं और अपने पति की लंबी उम्र, स्वास्थ्य और सुख समृद्धि की कामना करती हैं। तीज उत्सव पर राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि हम जयपुर में बड़े पैमाने पर तीज की शोभा यात्रा का आयोजन कर रहे हैं। छोटी चौपड़ पर महाआरती का आयोजन किया जाएगा। इसमें राज्यपाल और मुख्यमंत्री को भी आमंत्रित किया गया है। 2 दिवसीय मेले का आयोजन किया जाना है, जहां महिला उद्यमी स्टॉल संभालेंगी। ये महिलाओं के लिए एक विशेष उत्सव है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज हरियाली तीज के पावन अवसर पर 76वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव का भी शुभारंभ करेंगे। जयपुर के मदाऊ ग्राम स्थित जगतगुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री वृक्षारोपण कर मातृ वन की स्थापना करेंगे। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच चल रही झड़पों के मद्देनजर भारत ने कहा कि वो स्थिति पर करीब से नजर रख रहा है और उम्मीद जताई कि दोनों देशों के बीच शत्रुता समाप्त हो जाएगी। विदेश मंत्रालय ने कहा कि दोनों देशों के साथ घनिष्ठ एवं मैत्रीपूर्ण संबंध हैं। विदेश मंत्रालय ने इस क्षेत्र में भारतीय यात्रियों को किसी भी सहायता के लिए दोनों देशों में स्थित संबंधित दूतावासों से संपर्क करने की सलाह दी है। इससे पहले थाईलैंड और कंबोडिया स्थित भारतीय दूतावासों ने भी अपने नागरिकों के लिए पहले ही अलग अलग परामर्श जारी किए हैं। सरकार द्वारा 25 OTT प्लेटफॉर्म्स पर प्रतिबंध लगाने पर अभिनेता सोनू सूद ने कहा, हमारी सरकार ने बेहतरीन काम किया है, देर आए दुरुस्त आए। हमें बहुत गर्व है कि हमारी सरकार ने ये सख्त कदम उठाया है, जिससे अंततः हमारे समाज को लाभ होगा। उत्तर प्रदेश के हापुड़ के डीएम अभिषेक पांडे ने एक सरकारी स्कूल की छत का प्लास्टर गिरने से 2 छात्रों की घायल होने पर कहा कि प्लास्टर गिरने की वजह से 2 बच्चों को चोटें आई हैं, जिसके बाद बच्चों का प्राथमिक उपचार किया गया। दोनों बच्चे स्वस्थ हैं। फिटनेस सर्टिफिकेट उपलब्ध कराने वाले लोगों पर उचित कार्रवाई की जाएगी। राजस्थान के उदयपुर में एक निजी डेंटल कॉलेज के बीडीएस अंतिम वर्ष की छात्रा ने आत्महत्या की। निजी डेंटल कॉलेज की बीडीएस अंतिम वर्ष की छात्रा ने आत्महत्या की। इस पर पुलिस अधिकारी रविंद्र ने कहा कि उनके पिता द्वारा रिपोर्ट दिए जाने पर प्रकरण दर्ज किया गया है। इसमें 2 कॉलेज कर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। शव का पोस्टमार्टम कराया गया है। प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। दिल्ली में यमुना का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंचने से बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। यदि यमुना के जलस्तर ने खतरे के निशान को पार किया तो दिल्ली के कई इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा जाएगा। ओडिशा के भद्रक में बैतरणी नदी अखुआपाड़ा में खतरे के निशान को पार कर गई है। जाजपुर और भद्रक जिलों के लिए बाढ़ की चेतावनी जारी कर दी गई है। ओडिशा के जल संसाधन के मुख्य अभियंता लिंगराज गौड़ ने कहा कि इस नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में भारी वर्षा हुई है। यहां बाढ़ जैसी स्थिति है। नदी खतरे के स्तर से ऊपर बह रही है। हमारे इंजीनियर मौके पर हैं और वो स्थिति पर नजर रख रहे हैं। महाराष्ट्र के मुंबई में सुबह सुबह मौसम में बदलाव देखा गया। भारतीय मौसम विभाग ने आज मुंबई के लिए येलो अलर्ट जारी किया है, जिसमें भारी बारिश के साथ आसमान में बादल छाए रहने का अनुमान है।
शिक्षा मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को स्कूलों में सुरक्षा व्यवस्था और बच्चों के लिए सुविधाओं की जांच के लिए अनिवार्य सुरक्षा ऑडिट करवाने का निर्देश जारी किया है। ये कदम राजस्थान के झालावाड़ जिले में एक सरकारी स्कूल भवन के ध्वस्त होने की दर्दनाक घटना के बाद उठाया गया है, जिसमें 7 बच्चों की मौत हो गई और 28 घायल हुए थे। इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा मानकों के अनुसार स्कूलों और बाल संबंधित सुविधाओं का अनिवार्य सुरक्षा ऑडिट, कर्मचारियों और छात्रों को आपातकालीन तैयारियों का प्रशिक्षण और परामर्श व सहकर्मी नेटवर्क के जरिए मानसिक समर्थन शामिल है। आज दिल्ली में फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल आयोजित किया गया, जिसमें युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान प्रतिभागियों ने कारगिल विजय दिवस पर हुए शहीदों को भी याद किया। जम्मू कश्मीर में भी आज बीएसएफ की ओर से फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल आयोजित किया गया, जिसमें बीएसएफ के जवानों ने हिस्सा लिया। गुजरात के अहमदाबाद में साबरमती आश्रम से गुजरात विद्यापीठ तक संडे ऑन साइकिल का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने भी हिस्सा लिया। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने इस पर कहा कि ये वो मार्ग है जिस पर महात्मा गांधी नियमित रूप से साइकिल चलाते थे। सशस्त्र बलों ने हमारे साथ मिलकर ये संदेश दिया कि संडे ऑन साइकिल एक स्वास्थ्य मंत्र है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सफाई कर्मचारियों के लिए बड़ी घोषणा की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के गठन का निर्देश दिया है। आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 5 सदस्य होंगे, जिनमें एक महिला या ट्रांसजेंडर होंगे। ये आयोग राज्य में सफाई कार्यों से जुड़े समाज के वंचित वर्ग के लोगों को मुख्य धारा में जोड़ने और उनके सामाजिक एवं आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस दौरान खुशी जताते हुए एक्स पर कहा कि बिहार में सफाई कर्मचारियों के अधिकारों एवं हितों की सुरक्षा, कल्याण, पुनर्वास, सामाजिक उत्थान, शिकायतों के निवारण और विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की निगरानी सुनिश्चित करने के लिए बिहार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के गठन का विभाग को निर्देश दिया गया है। यह आयोग सफाई कर्मियों के हितों से संबंधित सुझाव, उनके अधिकारों की सुरक्षा के संबंध में सरकार को सुझाव देगा और सफाई कार्यों में लगे लोगों से संबंधित कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा कर उसे लागू करवाने हेतु समुचित कार्रवाई करेगा। तमिलनाडु के थूथुकुडी वन प्रभाग ने पलायकायल गांव में मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्रों के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया, जिसमें ग्रीष्मकालीन प्रकृति शिविर का भी आयोजन किया गया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव रीवा में मध्य प्रदेश क्षेत्रीय पर्यटन सम्मेलन में शामिल हुए। उत्तर प्रदेश के नोएडा में बादलपुर थाना क्षेत्र के साधोपुर में स्कूटी सवार 3 लोगों की एक ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर में 2 यात्रियों की मौत हो गई, जिनमें से एक नाबालिग था। पुलिस ने ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया है। नई दिल्ली स्थित भारत इंटरनेशनल सेंटर के कमला देवी कॉम्प्लेक्स में शनिवार को अ वर्ल्ड इनफ्लक्स इंडियाज इकोनॉमिक प्रायोरिटीज पुस्तक का विमोचन समारोह आयोजित किया गया। इस पुस्तक का विमोचन केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया। पुस्तक विमोचन के पश्चात वित्त मंत्री और भट्टाचार्य के बीच पुस्तक पर संवाद हुआ, जिसमें भारत की वर्तमान और भविष्य की आर्थिक प्राथमिकताओं पर चर्चा की गई। इस अवसर पर अनेक विद्वानों, नीति विशेषज्ञों और अर्थशास्त्री कार्यक्रम में उपस्थित रहे। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में भाजपा सांसद अरुण गोविल और राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई, जो हापुड़ जंक्शन पर रुकेगी। भाजपा सांसद अरुण गोविल ने कहा कि सब कुछ अच्छा चल रहा है। जिस तरह से पीएम मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के नेतृत्व में विकास हो रहा है, सरकार हर संभव सुविधाएं मुहैया करा रही है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने महिलाओं के स्वास्थ्य क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। पूरे देश में 30 वर्ष और उससे अधिक आयु की 10.18 करोड़ से अधिक महिलाओं की सर्वाइकल कैंसर की जांच की गई। और एक्सप्रेस 100 में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप बने रहिए हमारे साथ। दम आलू कैसे बना और दाल तड़का भी और मशरूम मसाला भी। बिना MDH मसालों के टेस्टी खाना कैसे बनेगा? MDH दम आलू, दाल तड़का और मशरूम मसाला। MDH से खाना हर बार मजेदार। मस्त है, सरस है। उड़ी बाबा। MDH सदा आपको नए स्वाद देने के लिए प्रतिबद्ध है। MDH
मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का वापस रुख एक्सप्रेस 100 का। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि देश में तेल का बहुत बड़ा भंडार उपलब्ध है। ऑयल एंड गैस सेक्टर में एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन ऐसा क्षेत्र होता है जिसके लिए किसी भी देश को आने वाले 5 से 10 वर्षों के लिए योजना बनाने की जरूरत है। इस टैक्स सीजन में सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर्स और इन्फ्लुएंसर्स के लिए रिटर्न दाखिल करने में एक महत्वपूर्ण बदलाव आया है। सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर्स और इन्फ्लुएंसर्स की आय को अब एक स्पेशल कैटेगरी में रखा गया है। देश में 31.45 लाख से अधिक हथकरघा कुटीर इकाइयां कार्यरत हैं और सरकार ने पिछले 5 वर्षों के दौरान इस उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 1,516 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित और 1,480 करोड़ रुपए वितरित किए हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के अनुसार ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जयबिल का गुजरात के साणंद स्थित प्लांट लगभग पूरा हो चुका है। ये प्लांट देश में सिलिकॉन, फोटोनिक्स और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का निर्माण करेगा। वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने राज्यसभा में एक लिखित जवाब में कहा कि केंद्र ने MSME, स्टार्टअप और महिला उद्यमियों के बीच सरकारी ई मार्केट प्लेस की पहुंच बढ़ाने के लिए कई पहल की है। सेल ने चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही के दौरान असाधारण मदों और कर पूर्व लाभ में 273% की मजबूत वृद्धि दर्ज की। संसद में दी गई जानकारी के अनुसार फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए केंद्र द्वारा लागू की जा रही विभिन्न योजनाओं से भारत के दवाओं और फार्मास्यूटिकल निर्यात में 92% की वृद्धि हुई है। वित्त मंत्रालय के अनुसार अटल पेंशन योजना ने वित्त वर्ष 26 में अब तक 39 लाख नए सदस्यों को जोड़कर कुल 8 करोड़ एनरोलमेंट को पार कर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। भारत तेजी से स्मार्टफोन निर्यात का एक बड़ा केंद्र बनता जा रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2025 की पहली छमाही में भारत ने अमेरिका को 36% स्मार्टफोन निर्यात किए, जो पिछले साल के 11% से काफी ज्यादा है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा कि भारत को एक वैश्विक निर्माण हब बनाने की दिशा में मजबूत कदम उठाए जा रहे हैं। उनका कहना है कि एक सशक्त मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम मेक इन इंडिया को बढ़ावा देगा, विदेशी निवेश को आकर्षित करेगा, रोजगार के अवसर पैदा करेगा और आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करेगा। बीते दिनों इस दिशा में एक बड़ी उपलब्धि दर्ज की गई है। जुलाई 2025 में भारत का मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स 59.2 पर पहुंच गया है, जो पिछले 17.5 वर्षों में सबसे ऊंचा स्तर है। यह आंकड़ा उद्योग की मजबूत स्थिति और टिकाऊ विकास का संकेत देता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रमुख योजनाओं में से एक जनधन स्कीम है, जिसने देश के गरीब परिवारों को बैंकिंग सेवाओं से जोड़ा और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में मदद की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच वृद्धि की रफ्तार बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है। सार्वजनिक पूंजीगत व्यय आर्थिक वृद्धि के प्रेरकों में शामिल है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते को क्रांति लाने वाला करार दिया है और कहा है कि इससे किसानों, युवाओं, उद्यमियों और MSME सहित हर वर्ग को लाभ होगा। घरों में सौर ऊर्जा उपलब्ध कराने और बिजली बिल को कम करने के उद्देश्य से शुरू की गई प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना केंद्र और राज्य सरकारों की सब्सिडी के कारण छत्तीसगढ़ के उपभोक्ताओं की पसंद बनती जा रही है। वाहन विक्रेताओं के संगठन के महासंघ फाडा ने वाहन खरीदारों को ब्याज दरों में कटौती का लाभ देने में निजी बैंकों द्वारा कथित देरी के खिलाफ भारतीय रिजर्व बैंक से हस्तक्षेप की मांग की है। सेबी और स्टॉक एक्सचेंज ने छोटी कंपनियों के लिए निगरानी के नियमों में बदलाव किया है। 1000 करोड़ रुपए से कम मार्केट कैप वाली कंपनियों के लिए संशोधित एनहांस्ड सर्विलांस मैकेनिज्म 28 जुलाई से लागू होगा। अमेरिका के डेनवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा होने से टल गया। मियामी के लिए उड़ान भरने जा रही अमेरिकन एयरलाइंस की फ्लाइट ने
के पिछले हिस्से में अचानक आग लग गई। विमान में 173 यात्री समेत 6 क्रू मेंबर सवार थे, जिन्हें समय रहते ही सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। थाईलैंड और कंबोडिया संघर्ष विराम वार्ता पर सहमत हो गए हैं। कंबोडिया के प्रधानमंत्री ने कहा कि उनका देश थाईलैंड के साथ सीमा विवाद रोकने के लिए संघर्ष विराम पर चर्चा करने को तैयार है। कंबोडिया के पीएम ने कहा कि उनके विदेश मंत्री थाईलैंड के साथ समन्वय स्थापित करने के लिए अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बात करेंगे। तो वहीं थाईलैंड ने कहा कि वो द्विपक्षीय वार्ता शुरू करने पर सैद्धांतिक रूप से सहमत हैं। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों देशों के शीर्ष नेताओं से फोन पर बात की है। ट्रंप ने दावा किया है कि दोनों देश संघर्ष विराम के लिए सहमत हुए हैं और साथ ही अमेरिका के साथ व्यापार करना चाहते हैं। ट्रंप ने स्पष्ट तौर पर कहा कि यदि दोनों देश शांति बहाल नहीं करते हैं तो अमेरिका उनके साथ कोई व्यापारिक समझौता नहीं करेगा। थाईलैंड के कार्यवाहक प्रधानमंत्री ने ट्रंप का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि थाईलैंड संघर्ष विराम के लिए सैद्धांतिक रूप से सहमत है। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच चल रही झड़पों के मद्देनजर भारत ने कहा कि वो स्थिति पर करीबी से नजर रख रहा है और उम्मीद जताई है कि दोनों देशों के बीच शत्रुता समाप्त हो जाएगी। विदेश मंत्रालय ने इस क्षेत्र में भारतीय यात्रियों को किसी भी सहायता के लिए दोनों देशों में स्थित संबंधित दूतावासों से संपर्क करने की सलाह दी है। इससे पहले थाईलैंड और कंबोडिया स्थित भारतीय दूतावासों ने भी अपने नागरिकों के लिए पहले ही अलग अलग परामर्श जारी किए हैं। बढ़ती जीवन लागत और वादा किए गए सुधारों को लागू करने में विफल रहने के आरोपों को लेकर मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में हजारों लोगों ने प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के इस्तीफे की मांग को लेकर रैली निकाली। रूस ने यूक्रेन के डिप्रो और निकटवर्ती क्षेत्र में ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। यूक्रेनी वायुसेना ने कहा कि मॉस्को के सैनिकों ने 235 ड्रोन और 27 मिसाइलें दागी। लेबनान और इजराइल के बीच सीजफायर होने के बावजूद इजरायली रक्षा बल हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले कर रही है। इस बीच इजराइल ने फिर हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला किया और इस हमले में हिजबुल्लाह के एक वरिष्ठ कमांडर अली अब्द अल कादर इस्माइल को मार गिराने का दावा किया गया। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली ने पोल्ट्री और बीफ, सोयाबीन और उससे बने उत्पादों, मक्का और ज्वार और सूरजमुखी पर निर्यात कर में कटौती की घोषणा की, जो दक्षिणी देश के कृषि क्षेत्र द्वारा अनुरोधित एक उपाय है। माइली ने कहा कि घोषित कटौती स्थायी होगी और इससे अनाज आपूर्ति श्रृंखलाओं के लिए निर्यात करों में 20% की कमी आएगी। पशुधन और मांस के लिए निर्यात करों में 26% की कमी आएगी। साथ ही पोल्ट्री और बीफ पर निर्यात कर 6.75% से घटाकर 5% कर दिया जाएगा। इजरायली सेना ने फुटेज जारी किया है, जिसमें गाजा पट्टी में बढ़ती भुखमरी को लेकर अब बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बीच गाजा में हवाई सहायता करने की तैयारी की जा रही है। अल्बानिया के रक्षा मंत्रालय ने पूर्वोत्तर बुल्किजा नगरपालिका में लगी आग को नियंत्रित करने में सहायता के लिए 90 सैनिकों और 2 हेलीकॉप्टर को भेजा, क्योंकि पूरे क्षेत्र में आग की लपटें तेज हो गई थी। ग्रीस के काइथेरा द्वीप के ऊपर जंगल में आग लग गई। ये घटना तब हुई जब भूमध्य सागरीय देश भीषण गर्मी की चपेट में था। एथेंस से 25 किलोमीटर उत्तर में क्रियोनेरी में आग और धुएं पर काबू पाने के लिए दमकल कर्मियों ने हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल किया। जानकारी के अनुसार आग ड्रोसोपिगी गांव से शुरू हुई और कई घरों को जलाकर राख कर दिए। दक्षिणी कोसोवो के लुबित्जे गांव में भीषण जंगल में आग फैल गई, जिससे संपत्ति और पशुधन को काफी नुकसान हुआ। रूसी ड्रोन ने यूक्रेनी शहर सुमी पर हमला किया। स्थानीय अधिकारियों के अनुसार इसमें कोई हताहत नहीं हुआ है। सुमी क्षेत्रीय सैन्य प्रशासन के प्रमुख ने कहा कि ड्रोन ने शहर के केंद्र इंडिपेंडेंस स्क्वायर पर हमला किया। फिडे महिला शतरंज विश्व कप फाइनल के पहले चरण का मुकाबला दिव्या देशमुख और कोनेरू हम्पी के बीच शनिवार को खेला गया। भारत की दोनों खिलाड़ी दिव्या देशमुख और कोनेरू हम्पी के बीच पहला गेम कड़े मुकाबले में ड्रॉ पर समाप्त हुआ। मैनचेस्टर टेस्ट का आज 5वां दिन है। भारतीय टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ दूसरी पारी में चौथे दिन 2 विकेट पर 174 रन बना लिए हैं। मेजबानों से फिलहाल भारत 137 रन पीछे है। इससे पहले भारत ने अपनी पहली पारी में 358 रन बनाए थे। शनिवार का खेल समाप्त होने तक केएल राहुल 87 और शुभमन गिल 78 रन बनाकर क्रीज पर डटे हैं। इंग्लैंड टेस्ट टीम के कप्तान बेन स्टोक्स ने ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर में एक शानदार ऑलराउंड
प्रदर्शन किया और टेस्ट इतिहास में सर गारफील्ड सोवर्स और जैक्स कैलिस के बाद करियर में 7,000 रन और 200 विकेट लेने का कीर्तिमान हासिल किया। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने अपने खास अंदाज में ये उपलब्धि हासिल की। उन्होंने चौथे दिन की शुरुआत में एक शानदार छक्का लगाया और फिर 141 रनों की शानदार पारी खेली। इंग्लैंड ने ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान में अब तक का सर्वोच्च पारी स्कोर खड़ा किया। टीम ने 1934 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 627 के पिछले रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ दिया है। मैनचेस्टर टेस्ट की पहली पारी में भारत की ओर से रविंद्र जडेजा ने 4 विकेट झटके। जसप्रीत बुमराह और वाशिंगटन सुंदर को 2-2 विकेट मिले। एक विकेट अंशुल कंबोज और मोहम्मद सिराज के खाते में गया। एशिया कप 2025 का आयोजन भारत की मेजबानी में संयुक्त अरब अमीरात के दुबई और अबू धाबी में होगा। टूर्नामेंट 9 सितंबर से 28 सितंबर के बीच होगा। एशिया कप 2025 T20 फॉर्मेट में खेला जाएगा। एशिया कप 2025 के मैचों का आयोजन दुबई, अबू धाबी और शारजाह में होने की उम्मीद है। एशिया कप 2025 T20 फॉर्मेट में खेला जाएगा। टूर्नामेंट में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, यूएई, अफगानिस्तान, श्रीलंका, हांगकांग और ओमान हिस्सा ले रहे हैं। भारत और पाकिस्तान 14 सितंबर को एशिया कप 2025 के ग्रुप चरण के मुकाबले में आमने सामने होंगे। एशियाई क्रिकेट परिषद में शनिवार को टूर्नामेंट का कार्यक्रम घोषित किया गया। 14 सितंबर को भारत और पाकिस्तान के बीच ग्रुप चरण के मुकाबले के बाद दोनों टीमें सुपर 4 में एक दूसरे से भिड़ सकती हैं और 28 सितंबर को होने वाले फाइनल में भी एक दूसरे के आमने सामने हो सकती हैं। ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज के बीच 5 मैच की T20 सीरीज का तीसरा मुकाबला भी ऑस्ट्रेलिया ने अपने नाम कर लिया। टीम ने तीसरे मुकाबले में कैरिबियाई टीम को 6 विकेट से हरा दिया। T20 सीरीज के इस तीसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 215 रन की दरकार थी, जिसे टीम ने 4 विकेट खोकर हासिल किया। ऑस्ट्रेलिया की ओर से टीम डेविड ने 37 गेंदों पर 102 रनों की शतकीय पारी खेली। और दिल्ली प्रीमियर लीग का दूसरा सीजन 2 अगस्त से शुरू होने जा रहा है। इस बार लीग में 8 टीम हिस्सा लेंगी। दूसरा सीजन की लीग की शुरुआत एक भव्य उद्घाटन समारोह के साथ होगी, जिसके बाद पहला मैच खेला जाएगा। और इसी के साथ फिलहाल एक्सप्रेस 100 में मुझे और हमारी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।